Student, Radhe Radhe. Welcome in my YouTube channel Education with Karina. Today's topic is पुष्पी पादपों में प्रजनन। इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हो चुका है हमारे चैनल पे। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन डिस्कस किया था मादा जननांग और नर जननांग, और पार्ट टू के अंदर अपन डिस्कस किया था नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया, और पार्ट थर्ड के अंदर अपन देखेंगे मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नाउ स्टार्ट करते हैं पुष्पी पादपों में प्रजनन। अब देखेंगे कि जो मादा युग्मकोद्भिद होता है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं या गुरु बीजाणु कहते हैं, जिसका निर्माण स्त्री केसर या अंडक के अंदर होता है। तो ये है डायग्राम अंडक या स्त्री केसर का। स्त्री केसर के अंदर मुख्यतः 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र, वर्तिका और नीचे गोलाकार भाग अंडाशय, और इस अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, और इसी बीजांड के अंदर क्या बनता है, भ्रूणकोश या गुरु बीजाणु या मादा युग्मकोद्भिद। तो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है वो गुरु बीजाणुधानी जिसे बीजांड कहते हैं उसमें होता है। अब देखते हैं कि जो बीजांड होता है, ठीक है, तो मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया, मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया को डिस्कस करते हैं कि जो मादा युग्मकोद्भिद होता है वो परिपक्व गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। जो परिपक्व गुरु बीजाणु होता है उसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, या परिपक्व गुरु बीजाणु को भ्रूणकोश भी कहते हैं। यह भ्रूणकोश या गुरु बीजाणु जिसका निर्माण अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है उसके अंदर होता है, और बीजांड को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। तो गुरु बीजाणु का निर्माण गुरु बीजाणुधानी के अंदर होता है। तो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण मादा जननांग, स्त्री केसर या अंडक या जायंग के अंदर होता है। तो ये स्त्री केसर की संरचना के अंदर ही होता है, ठीक है। एक स्त्री केसर की संरचना में देखिए तो 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है गुरु बीजाणुधानी जिसे बीजांड कहते हैं। नाउ सेकेंड इज अ गुरु बीजाणुधानी। जो बीजांड रहता है उसके अंदर क्या होता है, गुरु बीजाणु का या भ्रूणकोश का निर्माण होता है, और ये जो भ्रूणकोश होता है वो बीजांड के अंदर बनता है। और किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, तो गुरु बीजाणु के जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया कहते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया के कारण ही गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि गुरु बीजाणुधानी या बीजांड किस टाइप से होता है, उसका विकास कैसे हुआ, कि अंडाशय के अंदर जो बीजांड या गुरु बीजाणु उसका निर्माण या विकास कैसे हुआ। तो बीजांड के अंदर बीजांड की कोशिकाएं होती है जिसमें से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और स्पष्ट केंद्रक हो जाता है, जिसे प्रपशु कोशिका या आर्किस्पोरियल कोशिका कहते हैं। यह आर्किस्पोरियल कोशिका होती है जो कि द्विगुणित होती है, और इन आर्किस्पोरियल कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन से एक भित्ति कोशिका और एक प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। ये अब इसमें से जो प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका होती है वो आगे जा कर के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। यह भी गुणित अवस्था के देखें तो ये भी द्विगुणित होती है, ठीक है, 2n स्टेज में होता है। और इस गुरु बीजाणु कोशिका 2n के अंदर सघन कोशिका द्रव्य एवं वृद्ध केंद्र होता है, जो आगे अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, और इन 4 अगुणित गुरु बीजाणु 3 तो नष्ट हो जाते हैं, केवल एक गुरु बीजाणु जो निभाग की तरफ उपस्थित होता है वो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है। वही आगे जा करके गुरु बीजाणु इसे युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण होगा। यही क्रियाशील गुरु बीजाणु आगे जा करके मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इस क्रियाशील गुरु बीजाणु कोशिका के अंदर 3 बार क्रमिक रूप से समसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक बार से 2 केंद्रक, फिर 2 से 4 और 4 से फिर 8 केंद्रक भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। एक भ्रूणकोश के अंदर 4 केंद्रक है, ठीक है, तो उसमें से 8 केंद्रक हो गए तो 4 ऊपर की ओर 4 नीचे की ओर चले जाते हैं, और दोनों ही पोल से, दोनों ही ध्रुव से एक एक केंद्रक बीच की ओर आता है, और एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक समाहित हो जाते हैं जिसे ध्रुवीय कोशिका या द्विकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। ये कोशिकीय केंद्रिका द्विगुणित कहलाती है। तो इस प्रकार से जो भ्रूणकोश की जो अवस्था होती है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था होती है। भ्रूणकोश के 2 सिरे, ऊपर वाला सिरा होता है जिसे निभाग शिरा कहते हैं, और जो नीचे वाला सिरा होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। और जो ऊपर वाला जो निभाग ध्रुव होता है उसके अंदर 3 कोशिकाएं हैं जिसको प्रतिमुखी कोशिका या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं। प्रतिध्रुवी कोशिका या प्रतिमुखी कोशिकाएं, जिसे
प्रतिमुखी समुच्चय भी कहा जाता है। बीजांड की तरफ 3 कोशिका होती है। जो बीजांड द्वार की तरफ जो 3 कोशिका होती है उसके अंदर एक कोशिका अंड कोशिका होती है और उसके पास में 2 सहायक कोशिकाएं होती है। तो इस प्रकार से बीजांड द्वार की ओर भी 3 कोशिकाएं होती है, जिसमें से एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका होती है। ये जो बनाती अंड उपकरण या अंड समुच्चय का निर्माण करती है। तो ये है भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का या गुरु बीजाणु का चित्र। इसके अंदर निभाग छोर है, बीजाणु द्वारा, अंड कोशिका, सहायक कोशिका, बीच में ये ध्रुवीय कोशिका हो गई जिसके अंदर 2 केंद्रक है। 9 अब देखेंगे कि अब अपन के पास लघु बीजाणु भी बन गया और गुरु बीजाणु भी बन गया। लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया थी वो अपन ने पार्ट 2 में कंप्लीट किया। इसमें अपन ने गुरु बीजाणु का निर्माण किया। ठीक है, अब उन दोनों को मिलाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं परागण। परागण क्या होता है? पराग कणों का जो लघु बीजाणु है या पराग कण है उनका पराग कोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, इस क्रिया को ही परागण कहते हैं। अब परागण को देखें तो वो 2 प्रकार से होता है। पादपों के अंदर परागण 2 प्रकार से होता है। अब ये जो पराग कोश से जो ये पराग कण है, पराग कोश से निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, वो इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकते, हवा के द्वारा भी हो सकते, किसी एनिमल के द्वारा भी हो सकते। ठीक है, तो परागण 2 प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण को 2 भागों में बांटा गया, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। ये ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी स्वपरागण के भाग होते हैं और एक होता है परपरागण। स्वपरागण होता है वो एक ही पादप के पुष्पों के मध्य होता है और परपरागण 2 पादपों के सेम प्रजाति के, समान प्रजाति के 2 अलग अलग पादपों के पुष्पों के मध्य होता है। तो अब देखते हैं पहला स्वपरागण या ऑटोगैमी। स्वपरागण या ऑटोगैमी क्या होता है? तो स्वपरागण या ऑटोगैमी जब पराग कण एक ही पुष्प के पराग कोश से उसकी ही वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते तो उसे स्वपरागण या ऑटोगैमी कहते हैं। मतलब स्वपरागण की प्रक्रिया एक पुष्प के अंदर ही होते, एक बंद पुष्प के अंदर होने वाली प्रक्रिया स्वपरागण कहलाएगी। जिटेनोगैमी क्या होती है? जब एक ही पादप के 2 पुष्पों के, मतलब एक प्लांट है उसके ऊपर 2 फ्लावर है, उन 2 पुष्पों के मध्य अगर हो जाए परागण की प्रक्रिया तो उसको बोले जिटेनोगैमी। अब देखते हैं परपरागण। परपरागण की प्रक्रिया होती है जब 2 अलग अलग पादपों के पुष्पों के मध्य हो। जब एक पादप के पराग कण उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होती हैं तो उसे परपरागण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब परपरागण की प्रक्रिया होती है जो 2 पादपों के पुष्पों के मध्य होती है, जो अभी बताया गया। ठीक है, और स्वपरागण की प्रक्रिया होती है जो एक ही पादप के 2 पुष्पों के मध्य होती है। स्वपरागण की प्रक्रिया एक ही पादप के 2 पुष्पों के मध्य या एक ही पादप के एक पुष्प के अंदर भी होती है।